हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है अनएक्सपेक्टेड फॉलिंग। कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस ड्रामा को एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं आपके लिए मिस्ट्री रोमांस ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम जेन है। ये अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ये बाथरूम का दरवाजा नॉक करके अपने हस्बैंड को बताती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अब जेन के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और ये जेन से कहता है कि सुवन को पिक करना नहीं भूलना। ये कहने के बाद ये घर से चला जाता है। अपने हस्बैंड के जाने के बाद जेन किचन में आती है तो इसके हस्बैंड ने इसके लिए मंथली पैसे एनवलप में रखे होते हैं। इसके बाद जेन सुवन को पिक करने के लिए आती है जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी के लिए आई होती है। इसका क्लासमेट भी होता है, इसीलिए ये शादी को अटेंड करने के लिए गई होती है। फिर जब ये दोनों जा रही होती हैं तो जेन सुवन से कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह के बारे में पता चला है, तो आज मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस मंथ के पैसे दे दिए हैं। सुवन इन पैसों को देखते हुए कहती है कि तुम किस दौर में जी रही हो, अभी भी तुम कैश क्यों यूज करती हो। जेन कहती है कि इससे मुझे सिक्योरिटी का एहसास होता है। सुवन कहती है कि क्या तुम सारी जिंदगी के लिए हाउसवाइफ ही रहोगी, तुमने अपने करियर पर पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। जेन कहती है कि यूनिंग मेरी टेक केयर करके खुश है, तो फिर भला मुझे बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन सुवन इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती। अब लोयंग की कॉल आ रही होती है। जेन कहती है कि ये यूनिंग की क्लासमेट है, तो मेरे लिए इस कॉल को उठा लो। सुवन जब इस कॉल को उठाती है तो इस कॉल को सुनते ही सुवन तो बहुत ज्यादा शॉक में दिखाई दे रही होती है। जेन से पूछती है कि क्या हुआ, तो सुवन इसको गाड़ी साइड पर लगाने के लिए कहती है और इसके बाद ये दोनों उस रोड पर आ जाती है जहाँ पर जेन के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई होती है। जेन तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होती है। अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर भी जेन इतनी दुखी और शॉक में होती है कि ये किसी से भी बात नहीं कर रही होती। मिस्टर फांग अब फ्यूनरल हॉल से बाहर आते हैं तो ये पूछ रहे होते हैं कि क्या किसी और चीज की तो कंपनी ने टेक केयर नहीं करनी। तो ये लड़का बताने लगता है कि सब कुछ अरेंज हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस एक्सीडेंट में यूनिंग का फेस बिल्कुल खराब हो गया है। इन बातों को मिस्टर फांग बहुत गौर से सुन रहे होते हैं और कोई कह रहा होता है कि गाओजन, तुमने मुझे अपने वीचैट पर ऐड नहीं किया, लेकिन अभी हमें गाओजन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब जेन जब घर पर आती है तो कुछ लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं। सुवन इनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और जेन से क्या चाहते हो। तो ये आदमी कहने लगता है कि यूनिंग ने हमसे पैसे बोरो किए थे, इसीलिए अब तुम्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे। ये बात सुनकर तो सुवन और जेन दोनों ही हैरान हो रही होती हैं। सुवन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि यूनिंग की डेथ हो गई है। तो ये आदमी कहने लगते हैं कि यूनिंग की डेथ हो गई है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। अब ये आदमी यहाँ पर काफी हंगामा कर रहे होते हैं और जेन के फ्रेंड्स ही इनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ ही जेन को कॉल आती है जो कि डिलीवरी मैन की होती है और इसके साथ ही ये डिलीवरी मैन यहाँ पर आ भी जाता है और कोर्ट की तरफ से जेन और यूनिंग के नाम पर 2 नोटिस आए होते हैं। जेन बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड की जगह साइन करती है। अब ये जो आदमी होता है ये कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इनको सू कर दिया गया है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपने पैसे वापस लेने होंगे, इससे पहले कि ये हमें बिल्कुल भी पैसे न दे पाए। तो ये आदमी कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें इनकी प्रॉपर्टी कब्जे में लेनी होगी। ये कहने के बाद ये सारे आदमी यहाँ से चले जाते हैं। अब जेन जब इस नोटिस को देखती है तो ये तो बहुत ज्यादा शॉक में होती है क्योंकि कोर्ट में जेन और इसके हस्बैंड को बुलाया गया होता है। अब यन सुवन से कह रहा होता है कि ये काफी मुश्किल केस होने वाला है, लेकिन मैंने अपने एक लॉयर फ्रेंड से बात तो की है। सुवन कहती है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस एग्रीमेंट पर जेन की सिग्नेचर नहीं है और ये कि जेन को यूनिंग के पैसों को बोरो करने के मामले के बारे में कुछ नहीं पता था, तो फिर तो जेन को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा ना। शेंग कहती है कि अगर जेन को इन पैसों के बारे में नहीं पता तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसके हस्बैंड ने ये पैसे कहाँ रखे होंगे। दूसरी तरफ जेन अपने हस्बैंड के मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है। अब सुवन जेन के पास जाती है और उसको ऐसे देखकर कहने लगती है कि क्या अब तुम इस फोन को फेंक दोगी। सुवन थोड़ा सा गुस्से में होती है तो इसकी आवाज को सुनकर यन यहाँ पर आकर जेन से कहता है कि तुम ये फोन मुझे दे दो, मैं इसको फिक्स करवा दूंगा। सुवन कहती है कि फोन को फिक्स करवाने का क्या फायदा है, यूनिंग ने मेमोरी कार्ड से सब कुछ ही डिलीट कर दिया है। यन सुवन को रिलैक्स करने के लिए कह रहा होता है। सुवन जेन से कहती कि अब तुम क्या करने वाली हो, यूनिंग ने तुम्हारी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके लोन एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं और अब ये सारा कर्ज तुम पर है। क्या तुम अभी भी एक लॉयल हाउसवाइफ बने रहना चाहती हो इस सारे झूठ के बावजूद जो यूनिंग ने तुमसे बोला है। तो जेन कहती है कि यूनिंग ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। तो सुवन इस एग्रीमेंट को दिखाते हुए कहती है कि फिर ये सब क्या है। जेन कहती है कि ये सब फेक है। सुवन ये जवाब सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ और मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। ये कहकर सुवन इसके रूम से चली जाती है। अगले दिन जेन यन के साथ कोर्ट आती है। यन अपना आईडी कार्ड लाना भूल गया होता है, इसीलिए ये गार्ड से कहता भी है कि क्या मैं अपना आईडी नंबर बताकर अंदर आ
सकता हूँ, लेकिन गार्ड इसकी बात नहीं मानते और जेन भी कहती कि कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। अब कोर्ट में जेन को बताया जाता है कि जिस दिन यूनिंग ने ये एग्रीमेंट साइन किया था तो उसने कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो, इसीलिए वो आपके सिग्नेचर के साथ एक एग्रीमेंट अपने साथ ले आया था। उसमें आपके असली आइडेंटिफिकेशन कार्ड की कॉपीज अटैच थी, इसीलिए सबसे ये बात साबित होती है कि आपको इस लोन के बारे में पता था और आप अपनी मर्जी से इस लोन के लिए एग्री हुई हैं। लेकिन जेन कहती है कि मैंने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अब लॉयर जेन को कहने लगता है कि पैसे मिलने के बाद यूनिंग ने इनको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था और एक बैंक अकाउंट जेन के नाम पर भी है और ये लॉयर उन्हीं आदमियों का होता है जो कि जेन के घर पर पैसे मांगने के लिए आए होते हैं। लेकिन जेन को तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब जेन कोर्ट से बाहर आती है तो यही आदमी, जिसका नाम जांग होता है, ये कह रहा होता है कि तुम इस तरह से पैसे देने से नहीं बच सकती। लेकिन जेन इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से जाने लगती है और जब यहाँ से जा रही होती है तो एक आदमी एक और से खड़ा बात कर रहा होता है जिसको बहुत फोकस करके दिखाया जा रहा होता है। सुवेन अब जेन को कॉल करती है, कहती है कि तुमने अभी तक लॉयर को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। जेन कहती है कि कोई भी लॉयर मेरी इस केस में हेल्प नहीं कर सकता है। तो सुवेन कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। सुवेन कहती है कि तुम फीस के बारे में टेंशन मत लो, उस सब को मैंने हैंडल कर लिया है। और सुवेन कहती है कि मैं तुम्हें अभी लॉयर का कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर रही हूँ और याद से उसको कॉन्टेक्ट कर लेना। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है और साथ ही सुवेन लॉयर गाओजुन का कॉन्टेक्ट नंबर इसको सेंड कर देती है। अब यहाँ से जाने लगती है तो इसको एक कॉल आती है। ये कहने लगता है कि मुझे सुवेन ने तुम्हें कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा था। अब जेन जो नंबर देखती है तो ये गाओजुन का नंबर होता है। जेन कहती है कि मैं आपको कॉल करने ही वाली थी लेकिन मैं सबवे में थी, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं की। और गाओजुन अपनी कार से जेन को यहाँ पर बात करता हुआ देख रहा होता है। गाओजुन कहता है कि इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमें कहीं पर मिलना चाहिए और पूछने लगता है कि आप किस स्टेशन के बाहर हैं। मैं स्टेशन के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको पिक कर लेता हूँ। जेन कहती है कि मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी। तो गाओजुन कहता है कि मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर हूँ। ये सुनते ही जेन इधर उधर देखने लगती है। जेन कहती है कि आप कोर्ट पर ही मेरा इंतजार करें, मैं 15 मिनट तक यहाँ पर पहुँच जाऊंगी। ये कहकर जेन सबवे स्टेशन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और 15 मिनट पूरे होने के बाद ही जेन फिर से वापस जाती है। जेन तो कोर्ट के अंदर जा रही होती है तो गाओजुन कार के हॉर्न से इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और गाओजुन ही इस ड्रामा का मेन लीड है। अब जेन भी गाओजुन की कार में आकर बैठ जाती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो गाओजुन से कहता है कि मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया हूँ, मेरा शेड्यूल पैक है, इसीलिए अगर हम लंच पे बात कर लें तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा। तो जेन कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है और गाओजुन इससे आज की मीटिंग के बारे में पूछने लगता है तो जेन कहती है कि मैं आपसे सच कहूंगी कि मैं कोई भी लॉयर हायर नहीं करना चाहती। गाओजुन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दोस्त ने बहुत इंसिस्ट किया, इसीलिए तुम मुझसे बात करने के लिए आ गई हो। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। जेन गाओजुन से पूछती है कि तुम किस लॉ फर्म के लिए काम करते हो और आमतौर पर तुम किस तरह के केसेस हैंडल करते हो। तो गाओजुन कहता है कि मैं बेलिंग मेट्रो पार्क लॉ फर्म के लिए काम करता हूँ और आमतौर पर मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल झगड़ों के केसेस का हैंडल करता हूँ। गाओजुन कहता है कि क्या तुम इस सब से सेटिस्फाई हो गई हो या तुम्हें मैं अपने लॉयर होने का लाइसेंस भी दिखाऊं। जेन इस बात को कोई भी जवाब नहीं देती और गाओजुन भी अब कार से बाहर आ जाता है। जेन कार से बाहर नहीं निकलती तो गाओजुन इसके लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन जेन तो अभी भी बाहर नहीं आ रही होती। तो गाओजुन कहता है कि यूनिंग और मैं क्लासमेट्स थे और हाई स्कूल में हम दोनों काफी क्लोज थे, इसीलिए तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। और कहने लगता है कि तुम इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल केस में फंस चुकी हो, वैसे भी मैं तुमसे किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकता। अब गाओजुन रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है तो इस जेन से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ये सुनते ही जेन गाओजुन को देखने लगती है और फिर ये कार से बाहर आ जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद गाओजुन इसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहता है। जेन जब इसको डॉक्यूमेंट्स देती है तो अपने बैग से दोनों मोबाइल फोन्स भी बाहर निकाल कर रख देती है। गाओजुन भी बहुत गौर से इन दोनों मोबाइल फोन्स को देखता है। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए गाओजुन कहता है कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूनिंग तुम्हारा बैंक अकाउंट क्यों इस्तेमाल कर रहा था। जेन कहती है कि सिर्फ यूनिंग ही कार्ड यूज किया करता था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर गाओजुन को मैसेज आ जाता है तो गाओजुन इससे कहता है कि तुम जो भी कह रही थी कहो। जेन कहती है कि मुझे जो मंथली पैसे मिला करते थे वो भी यूनिंग ही अपनी सैलरी से दिया करता था और इन लोन्स को लेने का कारण भी इन्वेस्टमेंट्स ही हो सकता है, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकती कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही ये बात कि ये पैसे हमारी मैरिड लाइफ में इस्तेमाल नहीं हुए। गाओजुन कहते कि क्या तुम्हें वाकई में इन सभी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। जेन कहती कि सबने ही मुझसे ये सवाल किया है और मुझे वाकई में कुछ भी नहीं पता। गाओजुन कहते कि मुझे माफ करना, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन क्या तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला, पैसे बोरो करने के रिलेटेड कोई भी मैसेज वगैरह। ये सुनते ही जेन इन दोनों मोबाइल फोन्स को देखने लगती है। गाओजुन भी इन फोन्स की तरफ इशारा करता है तो जेन कहती है कि यूली का
मोबाइल फोन कार एक्सीडेंट के दौरान ही टूट गया था। गाओजन कहते हैं कि क्या तुमने उसका मेमोरी कार्ड रिस्टोर करने की कोशिश की है? उसका सिम कार्ड तो फोन में ही होगा ना। लेकिन जेन इन दोनों बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। गाओजन जेन से कहता है कि क्या तुम्हें कोई भी क्लू नहीं मिला है? तो जेन कहती कि नहीं। गाओजन कहता है कि कोई भी सबूत नहीं है, ये चीज नॉर्मल तो नहीं है। गाओजन कहता है कि इतने मिलियन यॉन के कर्जे के अलावा तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे अपना कोई रिलेशनशिप नहीं छुपाया? ये बात सुनकर जेन बहुत जोर से पानी का ग्लास नीचे रखती है। जेन कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे केस के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ, ना कि अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में। ये कहने के बाद जेन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और लोन का एग्रीमेंट जेन यहीं पर छूट जाती है, जिसको देखते हुए गाओजन हल्की सी मुस्कुराहट दे रहा होता है। अब जेन जब बाहर आती है तो इसको यूलिंग के नंबर पर एक कॉल आती है। जेन जैसे ये कॉल उठाती है तो एक लड़का जेन के पास आकर खड़ा हो जाता है और ये जेन की बातें सुन रहा होता है। फोन पर जो भी होता है वो जेन को एक शॉप पर आने के लिए कह रहा होता है और जेन भी इसके लिए मान जाती है। यहाँ कार में एक आदमी बैठा होता है जिसको एक मैसेज रिसीव होता है। इसके साथ ही जेन भी टैक्सी लेकर यहाँ से चली जाती है और ये आदमी जो जेन पर नजर रखे हुए होता है ये भी जेन के पीछे चला जाता है। अब जाते हुए जेन सुवेन को कॉल करके कहती है कि तुमने आखिर इतना रूड इंसान कहाँ से ढूंढा है? सुवेन इसको बताती है कि गाओजन यूनिंग का क्लासमेट था। जेन कहती है कि मुझे तो गाओजन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो सुवेन कहती है कि तुमने कभी यूनिंग के अलावा किसी पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि जब हम 11th ग्रेड में थे तो किसी ने बुलेटिन बोर्ड पर लव लेटर पोस्ट कर दिया था? जेन कहती कि हाँ मुझे याद है, येन ने मुझे बताया है कि वो लेटर गाओजन ने लिखा था। गाओजन ने इस लव लेटर को भी फाड़ दिया था और उस टाइम पर वो किसी से भी बात नहीं किया करता था, बस अकेले ही रहा करता था। और इस इंसिडेंट के बाद वो और ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, इसीलिए ग्रेजुएशन तक उसकी किसी क्लासमेट से कोई दोस्ती नहीं थी। और अभी कुछ टाइम पहले येन को मालूम हुआ है कि वो लॉयर बन चुका है। सुवेन से पूछने लगती है कि उसने केस के मुतालिक क्या कहा। तो जेन कहती है कि मैं इसको हायर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया। सुवेन को ये बात सुनकर गुस्सा चढ़ता है। वो कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है और वैसे भी तुम्हें सिर्फ गाओजन की एबिलिटी को देखना चाहिए। जब तक वो तुम्हारी इस केस में मदद कर सकता है तुम्हें उसके एटीट्यूड पर कोई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जेन एक वॉच की शॉप पर आती है। यहाँ की वर्कर जेन को एक वॉच दिखा रही होती है जो कि यूनिंग ने इसके लिए ऑर्डर की होती है। इस वॉच को देखते हुए जेन पूछती है कि ये मेरे हस्बैंड ने कब ऑर्डर की थी? तो ये बताने लगती है कि चाइनीज न्यू ईयर से पहले। वर्कर कहने लगती है कि काफी एक्सपेंसिव वॉच है, इसीलिए हमें आपकी आईडी और इसका कॉन्ट्रैक्ट देखना है। अब जेन अपना बैग खोलती है तो इसके अंदर फाइल नहीं होती और उसको याद आता है कि ये फाइल तो गाओजन के पास ही छोड़ आई है। फिर ये इनको अपना आईडी कार्ड दिखा देती है। ये आईडी कार्ड देकर वर्कर कहने लगती है कि आपकी तो बर्थडे भी आने वाली है, आपके हस्बैंड ने ये शायद आपकी बर्थडे के लिए प्रिपेयर किया है। ये बात सुनकर जेन इमोशनल हो जाती है। जेन अभी से शॉप में ही होती है कि यहाँ पर वो ड्राइवर भी आ जाता है जो जेन का पीछा कर रहा था। शॉप से बाहर आने के बाद जेन गाओजन को कॉल करके पूछती है कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं? तो गाओजन कहता है कि हाँ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। जेन कहती है कि आप काम पर है, मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आ जाती हूँ। गाओजन कहते हैं कि अभी तो मैं बिजी हूँ, तो मेरा टायुन होटल में इंतजार करो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। अब जेन गाओजन के बताए हुए होटल में आ जाती है। अब जेन इस होटल में बैठकर गाओजन का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते हुए रात हो जाती है लेकिन अभी तक गाओजन नहीं आता, जबकि गाओजन तो अपने घर पर होता है और ये अपने लैपटॉप पर जेन के हाई स्कूल की पिक्चर्स देख रहा होता है। अब जेन गाओजन को कॉल करती है। गाओजन जब कॉल उठा लेता है तो जेन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो गाओजन कहता है कि आज मैं सारा दिन काफी बिजी था, मैं कुछ ही देर तक होटल में पहुंच रहा हूँ, बस तुम मेरा थोड़ी देर और इंतजार कर लो। जेन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा लॉबी में इंतजार करूंगी। कुछ ही देर बाद यहाँ पर गाओजन आ जाता है जिससे कहने लगता है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जेन अपनी फाइल लेने के लिए खड़ी होती है तो गाओजन उसको फाइल देते हुए कहता है कि हम बैठकर बात करते हैं। जेन ये सुनकर बैठ जाती है। गाओजन कहता है कि यानी कि मुझे कॉल आई थी, मैं दोपहर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं वाकई में ही इस केस को सीरियसली लेना चाहता हूँ। जेन कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो येन को कोई कॉल नहीं की और दूसरी बात ये कि आप बहुत बिजी इंसान हैं, इसीलिए आपको मेरे केस की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गाओजन कहता है कि अगर कोई लॉयर ये केस जीत सकता है तो वो मैं हूँ, लेकिन जेन इसको बाय बोलकर यहाँ से जाने लगती है। गाओजन इसके बैग को देखकर कहने लगता है कि आइंदा से अपने कार्ड के जरिए लग्जरी आइटम्स को मत खरीदिएगा, ये भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। जेन कहती है कि आपके रिमाइंडर का शुक्रिया, ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जेन को गाओजन की कॉल आती है। गाओजन जेन से कहता है कि मेरा आपसे एक सवाल है। जेन कहती है कि क्या? गाओजन कहता है कि क्या यूनिंग ने लोन से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा? जेन कहती है कि मुझे यकीन है कि मैंने कल सारी बात क्लियर कर दी थी। गाओजन कहते हैं कि सब कुछ डिलीट हो गया है, सारे मैसेजेस, वीचैट की हिस्ट्री। क्या वो हर बार इस तरह किया करता था? तो जेन कहती है कि आप क्या चाहते हैं? गाओजन कहता है कि अगर वो अपने लोन को छुपाना ना चाहता होता तो वो ये सब कुछ
कुछ नहीं करता। वो यकीनन इस लोन के साथ कोई और बात भी छुपा रहा था। जेन कहती कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। गाओजन कहते कि अगर तुम फ्री हो तो हम मिलकर बात करते हैं। इसके बाद जेन गाओजन से मिलने के लिए आ जाती है। गाओजन इसको जिस रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा होता है वहाँ जाते हुए जेन इससे पूछती है कि मैं तो आपकी फीस भी नहीं दे सकती हूँ, तो फिर आप मेरा केस लेने पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। गाओजन कहते कि मैं जानता हूँ कि बैंक ने तुम्हारे बैंक अकाउंट्स और घर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जेन कहती है कि फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। आपको तो मेरी मदद करके कोई भी फायदा नहीं होगा, तो फिर आप ये क्यों करना चाहते हैं। और ये भी पूछते कि कल तो आपका रवैया मेरे साथ बहुत ही रूड था और आज आप मुझे बहुत ही नाइसली ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों। गाओजन कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम नेटवर्क्स की सोसाइटी में रहते हैं, हर कोई इसका हिस्सा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें बाद में मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। जेन सवारी अंदाज में पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गाओजन कहता है कि तुम नहीं, येन और सुवेन पर मेरा एहसान है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। जेन कहती है कि यूनिंग ने अपने फोन में जितना भी डेटा था वो सब डिलीट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि इस लोन के अलावा वो और क्या छुपा रहा होगा। गाओजन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जेन कहने लगती कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड पर कोई भी गलत इल्जाम लगे, और अगर मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर था या नहीं, इस बात का जवाब यूनिंग की वाइफ होने की हैसियत से मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। गाओजन कहते कि मुझे माफ करना, मैं इस तरह के सिनेरियोज एक लॉयर होने की हैसियत से अक्सर देखता हूँ। और पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हमें मिस्टर फांग को दिखाया जाता है जो कि कुछ मेडिसिन खा रहे होते हैं। अब मिस्टर फांग के ऑफिस में उनका असिस्टेंट आता है और बताने लगता है कि इंस्पेक्शन टीम से फॉर्मल नोटिस आ गया है, वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। आप उनके साथ किसको भेजना चाहते हैं। मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम जाओगे क्योंकि मुझे कुछ और भी जरूरी काम है। ये सुनने के बाद असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। अब ये जैसे ही बाहर आ रहा होता है तो एक रूम में एक आदमी को जाते हुए देखता है, लेकिन ये इसको इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन जो इस रूम में दो आदमी होते हैं वो ये चेक जरूर करते हैं कि असिस्टेंट यहाँ से चला गया है। ये आदमी दूसरे से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें जो मैंने कल बताया था तुमने उसके बारे में सोचा है। तो ये कहने लगता है कि हाँ। ये आदमी इसको कह रहा होता है कि यूनिंग की जो पोजीशन है वो फ्यूचर में तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इस मेस से भी डील करना पड़ेगा। ये मिस्टर चियो की बात मान जाता है और इनको थैंक्स बोल रहा होता है। दूसरी तरफ गाओजन जेन को यूनिंग के बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा होता है। ये कहने लगता है कि तुम्हारे अकाउंट के अलावा यूनिंग और भी बहुत सारे अकाउंट्स यूज कर रहा था, और ये 3 लोगों के नाम बताता है जिनके नाम के अंडर ये अकाउंट्स यूनिंग हैंडल कर रहा था। और ये जेन से पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जेन कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि यूनिंग के फोन में किसी का भी कांटेक्ट नंबर नहीं है। मैंने बैंक से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन वो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देते। गाओजन कहते हैं कि ये काम सिर्फ लॉयर की मदद से हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोर्ट की तरफ से नोटिस होगा तभी बैंक वाले तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देंगे। जेन से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कोर्ट ऑर्डर ला सकते हो। गाओजन कहते हैं कि तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। मिसाल के तौर पर अगर तुम इन तमाम अकाउंट्स होल्डर को सू करना चाहती हो तो तुम्हें पहले इनके खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा, और अगर तुम इन्हें सू करना भी चाहती हो तो तुम्हारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट भी तुम्हारी ज्यादा कोई मदद नहीं कर पाएगी। फिर ये दोनों फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। गाओजन कहता है कि मुझे इन सब लोगों को तलाश करना होगा, तभी हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि आखिर यूनिंग ने इतना बड़ा लोन क्यों लिया और ये पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट क्यों करवाए। जेन कहती है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। गाओजन कहता है कि ये शहर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे सोशल सर्कल में वही लोग शामिल होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं या हमारी डेली लाइफ में उनसे मुलाकात होती है। अगर ऐसा कोई कनेक्शन हुआ तो कहीं पर कोई सबूत तो जरूर होगा। जेन खामोश खड़ी इसकी बातों को सुन रही होती है। गाओजन कहता है कि अगर यूनिंग ने इतना बड़ा लोन लिया है तो उसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी जरूर होंगे, क्योंकि इन सभी रिकॉर्ड्स को यूनिंग अपने माइंड में तो याद करके नहीं रख सकता था ना। जेन से पूछने लगता है कि क्या तुमने यूनिंग की चीजों की तलाशी ली है। जेन कहती है कि मैंने अपना घर अच्छे से चेक किया है, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं मिले। गाओजन कहते हैं कि तुम्हें उसके ऑफिस में भी जरूर चेक करना चाहिए। इतने में ही जेन के फोन पर कॉल आने लगती है। ये कॉल सुनने के लिए अंदर चली जाती है। कॉल मिस्टर शेन की होती है, जो कि जेन को यूनिंग का सामान ऑफिस से लेने के लिए कह रहे होते हैं। गाओजन इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इनकी कॉपीज हैं। तो जेन कहती है कि तुम इनको रख सकते हो, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। गाओजन कहता है कि ये शक दूर करने के लिए कि मेरा इसके पीछे कोई हिडन मकसद है, मैं इस केस को फॉर्मली हैंडल नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोर्ट जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई भी बात पूछनी हुई तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जेन इस बात पर हैरान होती है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तो गाओजन कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरी फीस है। इस बात पर जेन चुप कर जाती है। अब यूनिंग की कंपनी का सीन दिखाया जाता है। सेपरेटली
मैनेजमेंट के रूम में एक शख्स दाखिल होता है। ये टॉर्च की मदद से ही इस रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये क्लोज्ड डील्स डेटा की एक फाइल उठाने लगता है, तो ऐसा करते हुए एक डेकोरेशन नीचे गिर जाती है और जो 2 लॉयर्स बाहर होते हैं वो इस रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ये दूसरा लॉयर कहने लगता है कि तुमने जरूर गलत सुना है, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसीलिए ये दोनों इस बात को इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। अब ये आदमी इस डेकोरेशन के पीस को डस्टबिन में डाल देता है। अब कैबिनेट में इसको एक लॉकर मिलता है। इस आदमी के पास इस लॉकर की भी चाबियां होती हैं। ये इस लॉकर को खोल लेता है। इसके अंदर एक डायरी होती है जिसके अंदर अकाउंट्स डिटेल लिखी होती हैं। ये आदमी इस लॉकर से इस डायरी को निकाल कर अपने बैग में डाल लेता है और ये डायरी लेने के बाद ये आदमी इस रूम से बाहर आ जाता है। जेन कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, यूनिंग जब उस सुबह घर से निकला था तो उसके पास ये की पाउच था। तो विन कहती है कि वो इन चाबियों को कहीं खो भी तो सकता है और मुझे लगता है कि यूनिंग के ऑफिस के पास स्पेयर की जरूर होंगी, वो तुम्हारे लिए उसके रूम को जरूर खोल देंगे। इसके बाद सुवेन आज अपने कुलीग के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही होती है। साइड में आकर गाउजन को मैसेज करती है। गाउजन सुवेन का मैसेज पढ़ने लगता है। सुवेन इससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी नैनजाओ में हो। गाउजन कहता है कि हाँ। सुवेन इसको कहती है कि ठीक है, फिर हम आज रात मिलते हैं अगर आप फ्री हैं तो। गाउजन इसको कॉल कर लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम नैनजाओ में हो। सुवेन कहती कि नहीं, मैं अभी प्लेन में हूँ और डिनर से पहले मैं पहुँच जाऊंगी। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आप फ्री हैं तो हम साथ में डिनर करते हैं, मैं यैन को भी इनवाइट कर लूंगी। गाउजन कहता है कि जेन का केस डिस्कस करने के लिए। तो सुवेन कहने लगती है कि मैं आपसे जेन की जगह माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि वो एक काइंड इंसान है लेकिन उसके अंदर सोशल स्किल्स की बहुत कमी है, इसीलिए कई दफा उससे बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गाउजन कहता है कि मैंने जेन का आईडी कार्ड देखा था, आज उसकी बर्थडे है, इसी वजह से। सुवेन कहती है कि नहीं, मुझे और भी कुछ काम है यहाँ पर। गाउजन कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती हो, हम यैन को डिनर पर नहीं इनवाइट करते क्योंकि यैन की वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्यों ना हम लोग मिलकर जेन का बर्थडे सेलिब्रेट करें। सुवेन इसके लिए मान जाती है। आज जेन ने यैन को अपनी कार के क्लम्स खोलने के लिए बुलाया होता है। जेन यैन से पूछती है कि क्या तुमने कभी अपनी वाइफ यू से झूठ बोला है। यैन कहता है कि जेन तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो। जेन से पूछती है कि तुम किस सिचुएशन में अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दोगे। यैन कहने लगता है कि तुम यूनिंग के फोन के बारे में बात कर रही हो, कई दफा ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं। हो सकता है कि उसने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि वो कोई भी बिला वजह के झगड़े नहीं चाहता हो। अब मुझे यकीन है कि यूनिंग ने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम दोनों इतने सालों से साथ थे इसलिए तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो। और जहाँ तक बात रही लोन की, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अब यैन यहाँ से जाने से पहले जेन को इसकी सेफ्टी के लिए स्प्रे देता है। जेन तो ये लेना नहीं चाह रही होती लेकिन यैन कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए ज्यादा अहम है, इसलिए तुम्हें इसको रखना होगा। जेन भी इसकी बात मान जाती है। इसके बाद जेन यूनिंग की कंपनी आती है। जेन के साथ ही एक औरत भी लिफ्ट में दाखिल होती है। जैसे ही जेन बटन प्रेस करती है तो ये लेडी जेन की वॉच को बहुत गौर से देख। ये जो लिफ्ट में लेडी होती है ये जेन से कहती है कि कैसा कोइंसिडेंस है, ये वॉच मेरी भी फेवरेट है। अब जैसे ही ये दोनों लिफ्ट से बाहर आती हैं तो जो आदमी जेन को मिसेस यूनिंग कहकर बुलाता है तो इसको मालूम होता है कि ये यूनिंग की वाइफ है। ये जेन को भी मिस शेन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये टियान ये सिक्योरिटी से है। मिस शेन कहने लगती है कि मैं और यूनिंग पुराने दोस्त थे और ये जेन को अपना बिजनेस कार्ड भी देती है और कहने लगती है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये कहने के बाद मिस शेन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेन के लिए यूनिंग के ऑफिस को खोल दिया जाता है। ये जो वर्कर होती है ये जेन को बताने लगती है कि ऑफिस के पास सिर्फ मिस्टर यूनिंग के ऑफिस की ही चाबी है, अगर उनके किसी ड्रॉर को लॉक लगा हुआ है तो आपको उसके लिए किसी की मास्टर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन यूनिंग के कुलीग इस वर्कर को चुप करवा देते हैं। अब जेन यूनिंग के ऑफिस में आ जाती है। अब जेन को जो यहाँ पर लेकर आया होता है वो तो यहाँ से चला जाता है। जेन के साथ सिर्फ लुयांग रुकता है। लुयांग कहने लगता है कि आप यूनिंग की पर्सनल चीजों को तो यहाँ से लेकर जा सकते हैं लेकिन कोई भी नोटबुक और डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से नहीं लेकर जा सकती क्योंकि कंपनी पहले उन डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए जाएंगे। जेन कहती कि ठीक है। अब जेन जैसे ही यूनिंग के ड्रॉर्स देखना शुरू करती है तो यहाँ पर उसी टूटे हुए डेकोरेशन पीस को डस्टबिन में पड़ा देखती है। अब लुयांग जो यहाँ पर खड़ा होता है इसको याद आने लगता है कि कल फाइल को हिलाते हुए ये इसी से गिर गया था। अब जेन इस डेकोरेशन पीस को देखने लगती है तो इसको याद आने लगता है कि इसने यूनिंग के साथ इसको खुद मिलकर बनाया था। जेन अब सामान रख रही होती है तो यहाँ से फोन आने की आवाज आ रही होती है। इस फोन की आवाज सुनकर लुयांग भी सामान रखने के बहाने जेन के करीब आ जाता है। अब यहाँ पर जेन को एक फाइल मिलती है जिसको ये बहुत गौर से देखने लगती है। तो लुयांग कहता है कि ये हमारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है तो बेहतर होगा कि आप इसको मुझे दे दें। जेन भी ये फाइल लुयांग को पकड़ा देती है। अब जेन को गाउजन की बात याद आती है कि ये शहर इतना बड़ा नहीं है इसलिए कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। जेन इसी बात
को याद करने के बाद लुयांग से पूछने लगती है कि मिस शेन का ऑफिस यहाँ से कितना दूर है। लुयांग कहते हैं कि वो कस्टमर सर्विस में है इसलिए इतना दूर नहीं है। जेन लुयांग से कहती है कि तुम मेरी आईडी मिस शेन को पास करने में मेरी मदद कर दो, यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट है इसलिए मैं खुद नहीं जा पाऊंगी। अब लुयांग को जेन की बात माननी पड़ती है। अब जाते हुए ये कुछ सोचता और वापस आकर कहने लगता है कि मैं भूल गया था कि हमारी कंपनी का ये रूल है कि कोई भी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में वर्किंग आवर्स में नहीं जा सकता, इसीलिए मैं लंच टाइम उनको ये दे दूंगा। जेन कहती कि ठीक है। अब जेन को गाओजन की कॉल आती जो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के ऑफिस आई हो, तो जेन कहती कि हाँ। गाओजन को इसके बात करने के स्टाइल से अंदाजा हो जाता है कि जेन के साथ यहाँ पर कोई और भी है। गाओजन से पूछते कि क्या तुम्हें केस के रिलेटेड कुछ मिला है, तो जेन कहती कि हाँ। गाओजन कहता है कि लेकिन पहले तुम इस आदमी से अपना पीछा छुड़वाओ। जेन कहती कि ठीक है। लुयांग का सारा ध्यान तो जेन की कॉल पर ही होता है लेकिन ये कुछ समझ नहीं पाता और अब यहाँ पर ये बुक्स चेक कर रहा होता है तो यहाँ पर इसको एक पिक्चर मिलती है। लुयांग ये पिक्चर जेन को दे देता है। जेन इस पिक्चर को देखकर इमोशनल हो जाती है। लुयांग कहता है कि ये पिक्चर किसकी है, तो जेन कहती है कि ये हमारे हाई स्कूल के टाइम की पिक्चर है और ये लुयांग से कहती है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। लुयांग भी ये सुनकर बाहर चला जाता है। लुयांग को शक होता है कि जेन ने इसको जानबूझकर जाने के लिए कहा है कि चेक करने के लिए वापस आता है तो इसको जेन के रोने की आवाज आ रही होती है। ये सुनने के बाद लुयांग यहाँ से चला जाता है और जेन अंदर बैठकर इस पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब लुयांग शेंग्यू को ये कार्ड देने के लिए आ जाता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने ये तुम्हें देने के लिए कहा है। शेंग्यू कहने लगती है कि येन से सुबह ही तो जेन की मुलाकात हुई थी, उसे फिर से येन की मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ जेन ने ऑफिस का डोर लॉक कर लिया होता है और अब लुयांग को भी शक हो गया होता है और ये जल्दी जल्दी वापस जा रहा होता है। जेन गाओजन को कॉल पर सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रही होती है और गाओजन भी इसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कह रहा होता है। जेन को कुछ क्लूज मिल भी गए होते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर लुयांग आ जाता है जो डोर नॉक करने लगता है, लेकिन जेन भी अब इन पेपर्स की पिक्चर्स लेने लगती है। अब सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर जमा हो गए होते हैं। लुयांग से आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, तो ये बताता है कि यूनिंग की वाइफ अभी तक ऑफिस के अंदर है। लुयांग का सीनियर से कहता है कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। इतने में ही जेन दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। अब ये दोनों ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। जेन कहने लगती है कि जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग मुझे इस हालत में देखें, इसलिए मैंने डोर लॉक कर लिया था। और ये लुयांग से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए लुयांग तुम मेरे लिए यूनिंग के सामान को पैक कर देना, मैं तुमसे बाद में ले लूंगी। ये कहने के बाद जेन यहाँ से चली जाती है। मिस्टर चू अब ऑफिस का ड्रॉर खोलते हैं तो जेन अपना स्प्रे यहीं पर छोड़ गई होती है जिसको सुबह येन ने दिया होता है। इसको देखकर ये लुयांग से पूछने लगते हैं कि क्या ये जेन लाई थी, तो लुयांग कहता है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मिस्टर चू कहते हैं कि क्या उसे कुछ मिला, तो लुयांग कहता है कि मुझे नहीं लगता। अब जेन कार में आकर बैठ चुकी होती है। इसको गाओजन की कॉल आती है। गाओजन इसकी आवाज सुनकर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत रोई हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम किसी मुश्किल में नहीं फंसी होगी। जेन कहती कि नहीं और मैं बाहर आ चुकी हूँ। गाओजन इसको कहता है कि तुम्हें क्या मिला है। जेन कहती है कि मुझे शिन लियांग के मुतालिक कुछ स्टफ मिला है, हमारी नेक्स्ट मीटिंग में मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। इसके बाद सुवन अपने कोलीग्स के साथ होटल में आई होती है। अब ये सब लोग अपने रूम्स में जा रहे होते हैं तो सुवन मिस्टर शू से आकर कहने लगती है कि मुझे एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ, तो मिस्टर शू कहते हैं कि हाँ। सुवन मिस्टर शू को थैंक्स बोलती है और यहाँ से चली जाती है। सुवन जैसे ही होटल से बाहर आती है तो गाओजन इसका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। गाओजन और सुवन की मुलाकात हो जाती है। सुवन गाओजन को बहुत गौर से देख रही होती है तो गाओजन कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो, तो सुवन कहती है कि हाँ क्योंकि तुम बहुत बदल गए हो। गाओजन कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरे जैसे फैटी इंसान पर कभी तवज्जो ही नहीं दी, इसलिए तुम्हें मेरा चेहरा नहीं याद हो सकता। सुवन कहती कि तुम ठीक कह रहे हो, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अब ये दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। जेन घर पर इसी डेकोरेशन पीस को ग्लू से जोड़ रही होती है। अब सुवन और गाओजन जेन के घर पर आ गए होते हैं। गाओजन कहते हैं कि हम जेन को बगैर बताए ही यहाँ पर आ गए हैं, शायद उसको हमारा यूं आना अच्छा नहीं लगेगा, तो सुवन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जेन बाहर से कोल्ड दिखाई देती है लेकिन असल में वो बहुत ही नाइस इंसान है। अब सुवन गाओजन से केक पकड़कर साइड पर खड़ी हो जाती है और ये गाओजन से बेल देने के लिए कहती है। जेन जब दरवाजा खोलती है तो बाहर गाओजन खड़ा होता है। गाओजन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके साथ ही सुवन इसको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए इसके सामने आ जाती है। जेन कोई भी रिएक्शन नहीं देती। गाओजन भी इसको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए घर के अंदर आ जाता है। अब जेन तो इस डेकोरेशन पीस को उठाकर अपने रूम में लेकर जा रही होती है कि फिर से बेल हो जाती है। सुवन कहती है कि जरूर हमारा खाना आ गया होगा। जेन दरवाजा खोलने जाती है तो दरवाजे पर एक आदमी होता है। ये जेन से कहता है कि मिस्टर यूनिंग ने आपको बर्थडे विश की है। ये सुनकर तो जेन शॉक में चली जाती है। यूनिंग का नाम सुनकर सुवन भी दरवाजे पर आ जाती है। गाओजन भी दूर से खड़ा इनको देख रहा होता है। ये आदमी इनको बताता है कि मिस्टर यूनिंग ने अपनी वाइफ को आज रात ये पैकेज डिलीवर करने के लिए अरेंज
अरेंजमेंट्स की थी। सुवेन हैरान हो रही होती है, उससे पूछती है कि उसने ये ऑर्डर कब प्लेस किया था। तो ये आदमी कहता है कि मैं तो डिलीवरी मैन हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। सुवेन से पूछते कि तुम किस कंपनी से हो। तो ये कहता है कि मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ, और ये पैकेज जेन को दे देता है। अब ये डिलीवरी मैन कॉल करके अपने कोलीग से पूछ ही रहा होता है कि सुवेन इससे फोन पकड़कर खुद पूछने लगती है कि ये ऑर्डर कब प्लेस किया गया था। इस डिलीवरी मैन का कोलीग बताता है कि ये ऑर्डर मिस्टर यूनिंग ने 22 जनवरी को किया था। ये सुनकर जेन इमोशनल हो जाती है और सुवेन अब इस डिलीवरी मैन को भी यहाँ से भेज देती है। जेन जब ये बॉक्स टेबल पर ला कर रखती है तो इसके लिए एक और गिफ्ट भी होता है। जेन जब इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें उस वॉच से मिलती जुलती ही वॉच होती है जो इसने अपने हाथ में पहनी होती है। गाउजन भी इसकी वॉच को बहुत गौर से देख रहा होता है, तो जेन भी अपनी वॉच को कवर कर लेती है और अब ये अपने प्रेजेंट्स को अंदर रखने के लिए चली जाती है। अंदर जाकर जेन इन दोनों वॉच को बहुत गौर से देख रही होती है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यूनिंग इसको 2 वॉच प्रेजेंट में क्यों देगा। फिर जेन इन दोनों के साथ अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। अब सुवेन और गाउजन इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और इन लोगों को ये मालूम होता है कि शिन लियांग के नाम पर एक अकाउंट है जिसको यूनिंग ही हैंडल करता था और इसके अकाउंट में 13 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सुवेन कहती है कि अगर हम इस शिन लियांग को ढूंढ ले तो हमें मालूम हो सकता है कि आखिर यूनिंग ने लोन क्यों लिया था। ये जेन से पूछती है कि क्या लोन देने वाले भी शिन लियांग को नहीं जानते। तो जेन कहती कि नहीं। सुवेन कहती है कि हमें इंटरनेट से जो उसका बिजनेस नंबर मिला है उस पर तो कॉल नहीं हो रही, अब हम उसको कैसे ढूंढेंगे। सुवेन गाउजन से कहती है कि क्या हम कोर्ट की मदद से इसको नहीं ढूंढ सकते। तो गाउजन कहता है कि ये डायरेक्टली केस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हमें खुद ही उसको तलाश करना होगा। सुवेन अब जेन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ऑफिस में कोई और चीज भी मिली है। जेन सुवेन से कहती है कि मुझे यूनिंग के ऑफिस में और कुछ नहीं मिला, क्योंकि यूनिंग के ऑफिस को पहले ही साफ किया जा चुका था। अब यहाँ पर येन की जेन को कॉल आती है जिससे पूछ रहा होता है कि मुझे शेंग्यू ने तुम्हारा आईडी कार्ड दिया है, तुम मुझसे किस काम में मदद लेना चाहती हो। एक्चुअल में येन की वाइफ इससे नाराज हो गई होती है कि ये आजकल जेन की को ज्यादा ही मदद कर रहा है, इसीलिए येन फोन स्पीकर पर करके जेन से बात कर रहा होता है। जेन इसको कहती है कि मैं शेंग्यू को एक्सप्लेन करना भूल गई, यूनिंग के ऑफिस में मैं काफी इमोशनल हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि यूनिंग का कोलीग मुझे इस हालत में देखे, तो मैंने लुयांग को ये कार्ड शेंग्यू को देने के लिए कहा था ताकि वो यूनिंग के ऑफिस से चला जाए। अब शेंग्यू को भी रियलाइज हो जाता है कि इसका हस्बैंड इसे झूठ नहीं बोल रहा था। अब जेन इन दोनों को सी ऑफ करने के लिए आ रही होती है। सुवेन कहती है कि मैं भी कुछ दिन तो बिजी रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शिन लियांग की कंपनी में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करूंगी। ये कहकर सुवेन लिफ्ट में चली जाती है और गाउजन भी इसको जाने से पहले हैप्पी बर्थडे कहता है। जेन भी इसको थैंक्स बोल देती है। अब जबकि दोनों वापस जा रहे होते हैं तो गाउजन सुवेन से पूछता है कि जेन ने इतने सालों से जॉब क्यों नहीं की। तो सुवेन कहती है कि जेन लोगों के साथ डील करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने कुछ अरसे के लिए काम किया था लेकिन इसी वजह से उसने रिजाइन कर दिया। गाउजन से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आई हो। तो सुवेन कहती है कि इंस्पेक्शन के लिए। सुवेन कहने लगती कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूनिंग का जेन को गिफ्ट भेजना अजीब है। गाउजन कहते कि अजीब कैसे है। सुवेन कहती है कि आखिर यूनिंग ने 1 मंथ पहले ही ये ऑर्डर प्लेस क्यों करवाया, वो ये गिफ्ट जेन को खुद भी तो दे सकता था। वो दोनों कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। इससे तो यही बात साबित होती है कि यूनिंग को मालूम था कि वो इस टाइम पर जेन के पास नहीं होगा, इसीलिए उसने ये सब अरेंजमेंट्स की हैं। गाउजन कहते हैं कि तुम ज्यादा सोच रही हो सकता है कि उसने ये जेन को सरप्राइज देने के लिए किया हो। अब गाउजन लैपटॉप पर एक न्यूज देख रहा होता है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि जिनशंग कंपनी को इलीगल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इस ट्रेडिंग में मिलियंस का नुकसान होने के कारण एक आदमी ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की होती है, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ इसी खबर पर बात चल रही होती है। ये न्यूज देखने के बाद गाउजन तो यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जिनशंग कंपनी के अंदर सुवेन अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। तो यहाँ पर इसकी कोलीग न्यूज देखकर सुवेन से कहती है कि इस न्यूज को देखें जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि जिनशंग के अकाउंट मैनेजर यूनिंग की मौत भी बहुत मिस्टीरियस है। इस न्यूज को देखने के बाद सुवेन परेशान हो जाती है। जेन कहीं से घर वापस आ रही होती है। सुवेन इसको मैसेजेस करती है लेकिन जेन इसके मैसेजेस को नहीं देखती। अब सुवेन बाहर आने के बाद जेन को कॉल कर रही होती है। जेन भी अपने घर पहुंच चुकी होती है। ये सुवेन की कॉल उठाती है। सुवेन इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। जेन कहती है कि मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। अभी ये सुवेन से कॉल पर बात कर ही रही होती है कि इतने सारे रिपोर्टर्स जेन के पास आ जाते हैं और यूनिंग के मुतालिक बहुत सारे सवालात पूछने लगते हैं। सुवेन भी ये सब कुछ सुनने के बाद जल्दी से यहाँ पर टैक्सी लेती है। यहाँ पर गाउजन भी अपनी कार में बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। जेन तो बहुत ज्यादा घबरा गई होती है इन सभी रिपोर्टर्स के सवालात से। गाउजन मास्क पहनकर जेन के पास आता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। ये रिपोर्टर्स तो
अपार्टमेंट के अंदर तक जेन का पीछा करते हैं, लेकिन गाओजुन इन सभी रिपोर्टर्स को हैंडल कर लेता है। दूसरी तरफ कंपनी में मिस्टर फांग को इनका वर्कर सारी रिपोर्ट दे रहा होता है कि ये जो भी मसला बना है हमने उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। मिस्टर फांग कहते हैं कि इंस्पेक्शन टीम आ जाई है, इसलिए कुछ पे गलत नहीं होना चाहिए। अब जेन और गाओजुन घर के अंदर आ चुके होते हैं। जेन इस सब से काफी घबरा गई होती है। गाओजुन इसको पानी पीने के लिए देता है, लेकिन जेन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती। ये देखकर गाओजुन जबरदस्ती जेन को पानी का ग्लास पकड़ा देता है। जेन गाओजुन से पूछती कि तुम यहाँ पर अचानक क्या कर रहे हो, तो गाओजुन कहता है कि मैंने ऑनलाइन न्यूज देख ली थी, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम मुश्किल में होगी। मैं काम की वजह से इसी एरिया में आया हुआ था, तो सोचा तो मैं आकर चेक कर लूं। जेन कहती है कि आखिर इंटरनेट पर कौन सी न्यूज वायरल हुई है, तो गाओजुन कहता है कि एक आदमी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था और इस सब में यूनिंग को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इतने में सुविन भी यहाँ पर आ जाती है। सुविन तो बहुत परेशान होती है। ये जेन से कहती कि क्या तुम ठीक हो, तो जेन कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। गाओजुन कहने लगता है कि अब सुविन यहाँ पर आ गई तो मुझे चलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ दिनों के लिए घर पर ही ठहरो। ये कहकर गाओजुन जाने लगता है तो सुविन कहती है कि अभी रिपोर्टर्स नीचे ही हैं और अब वो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। ये सुनकर गाओजुन हैरान होता है। अब सुविन जेन को इसके रूम में ले आई होती है, उसको सारी बात बताकर कहने लगती है कि ये जिनचंग ग्रुप और उसके क्लाइंट के दरमियान एक झगड़ा, इसलिए तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब सुविन कहती है कि मेरा मीटिंग का टाइम हो गया इसलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी होता तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर सुविन चली जाती है। ये रूम से बाहर आती तो गाओजुन अभी भी यहीं पर होता है। सुविन कहती है कि तुम कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरो, अगर नीचे से सब रिपोर्टर्स चले गए होंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ये कहकर सुविन चली जाती है। साथ ही गाओजुन को सुविन की कॉल आ जाती है, कहने लगती है कि रिपोर्टर्स तो अभी भी घर के नीचे ही हैं, इसलिए तुम अभी बाहर नहीं आ सकते। और गाओजुन ने भी बालकनी से इन रिपोर्टर्स को देख लिया होता है। अब रूम में बैठे ही जेन को इन सभी रिपोर्टर्स के किए जाने वाले सवालात तंग कर रहे होते हैं, जिनसे तंग आकर ये अपने पिलो को जमीन पर फेंकती है। गाओजुन इस आवाज को सुनकर अलर्ट हो जाता है और ये जेन को चेक करने के लिए डोर नॉक करता है। फिर जब गाओजुन जेन की आवाज सुन लेता है तो इससे कहने लगता है कि मेरी अपनी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, क्या तुम वाकई में अकेले यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लोगी। ये बात सुनकर जेन रूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं होगा। गाओजुन कहती है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। गाओजुन जाने लगता है तो ये जेन से कहता है कि सब लोग तुम्हें बहुत गौर से वॉच कर रहे हैं, इसीलिए तुम इस टाइम पे कोई भी एक्सपेंसिव चीज ना पहनो, क्योंकि तुम पर कर्ज का ही मुकदमा चल रहा है, इसीलिए सब लोग यही सोच रहे हैं कि तुमने ही कहीं पर पैसे छुपाए हुए हैं। जेन कहती है कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं उसको क्लियरली कह दें। गाओजुन कहने लगता है कि कल रात जो तुमने वॉच पहनी हुई थी वो भी तुम्हारे लिए यूनिंग ने ऑर्डर की थी, तुम सिर्फ शॉप से उस वॉच को पिक करने के लिए गई थी ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कल तुम्हें फिर से एक ऐसी एक्सपेंसिव वॉच का गिफ्ट रिसीव हुआ है। मुझे बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर कोई अपनी वाइफ को तकरीबन एक जैसी दो वॉच से क्यों गिफ्ट करेगा। जेन कहती है कि इसमें गलत क्या है, एक वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट था और एक मेरी बर्थडे का। गाओजुन कहता है कि जब तक तुम खुश हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जेन गुस्से में आ गई होती है और कहने लगती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। गाओजुन कहते हैं कि क्या तुम वाकई में अपने हस्बैंड पर इतना भरोसा करती हो। जेन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती। गाओजुन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैरिड कपल्स को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। ये कहने के बाद गाओजुन यहाँ से चला जाता है। जैसे ही गाओजुन यहाँ से बाहर आता है तो ये रिपोर्टर्स अलर्ट हो जाते हैं और ये गाओजुन के जाते हुए कुछ पिक्चर्स खींच लेते हैं। अब गाओजुन को एक रिपोर्टर इसकी पिक्चर सेंड करती है। इस रिपोर्टर का नाम वो होता है और ये गाओजुन को कॉल भी कर रही होती है। वो कहती है कि इस तस्वीर की कीमत 50,000 यॉन है। गाओजुन इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको फोन बंद करने के लिए कह रहा होता है। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें किसी ने गुस्सा दिला दिया है। ये सुनकर गाओजुन इसकी कॉल कट कर देता है और घर पर बैठकर जेन भी अब इन दोनों वॉच को बहुत गौर से देख रही होती है। अब यूनिंग की मॉम को जब मालूम होता है कि यूनिंग ने 40 मिलियन यॉन का कर्जा लिया था तो ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और कहने लगती है कि जेन ने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। तो येन कहने लगता है कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और वैसे भी उसको खुद भी इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। येन की वाइफ शेंग्यू कहने लगती है कि क्या तुम्हें वाकई में जेन की कही हुई हर बात पर यकीन है। मुझे यकीन है कि वो भी इस सब के बारे में जानती है, बस वो अब किसी को भी बताना नहीं चाह रही क्योंकि वो सारे पैसे खुद रखना चाहती है। येन अपनी वाइफ से कहते हैं कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, इसलिए तुम भी चुप रहो। अब यूनिंग की आंट कहने लगती है कि यूनिंग तो अब इस दुनिया से चला गया है, इसलिए जेन भी जल्दी मूव ऑन कर लेगी क्योंकि मैंने इस तरह के केसेस बहुत सारे देखे हैं। हम जेन से बात करते हैं ताकि वो सारे पैसे उनको वापस कर दे। इस बात पर यूनिंग की मॉम मान जाती हैं। घर पर बैठकर जेन अपनी वीडियोस को देख रही होती है जो यूनिंग ने रिकॉर्ड की होती हैं। ये इन वीडियोस को देखकर काफी इमोशनल हो चुकी होती है। अगली सुबह यूनिंग के डैड इसको कॉल कर रहे होते हैं लेकिन जेन इनकी कॉल नहीं उठाती। अभी भी जेन इन वॉच को बहुत गौर से देख रही होती है और उसको याद आता है कि बिल्कुल इसी तरह की वॉच तो मिस शेन ने भी लगाई हुई
हुई थी। ये याद आते ही जेन जल्दी से अपने बैग से मिस जेन का बिजनेस कार्ड निकालती है। जिस स्टाइल में मिस शेन का नाम बिजनेस कार्ड पर लिखा होता है, बिल्कुल इसी तरह जेन के पास जो वॉच होती है उसके अंदर भी यही नाम लिखा होता है। और अब जेन इस वॉच और बिजनेस कार्ड को लेकर घर से चली जाती है, जबकि सुवेन यूनिंग की कंपनी में इंस्पेक्शन कर रही होती है। अब जेन बस स्टॉप पर पहुंचकर लुयांग को कॉल करती है। जेन कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो लुयांग कहते हैं कि हाँ, आप पूछ सकती हैं। जेन कहने लगती है कि मैं 2 दिन पहले मिस शेन से ऑफिस में मिली थी, आखिर उनका यूनिंग के साथ रिलेशनशिप कैसा था? लुयांग कहते हैं कि उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा था। जेन कहती है कि क्या वो एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे? लुयांग कहते हैं कि हाँ, वो मिला करते थे, लेकिन काम के सिलसिले में ही। जेन कहती है कि क्या वो एक दूसरे से प्राइवेट भी मिला करते थे? लुयांग कहते हैं कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अगर यूनिंग मिस शेन से मिलता भी होगा तो सिर्फ वो काम के सिलसिले में मिलता होगा, क्योंकि मिस शेन अपने असूलों की बहुत पक्की है। जेन कहती है कि फिर काम के सिलसिले में ही यूनिंग और मिस शेन में से कौन फेवर्स मांगा करता था? क्या यूनिंग मिस शेन से ज्यादा फेवर्स मांगता था? लुयांग कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। थैंक्स कहने के बाद जेन कॉल बंद कर देती है और ये यहीं पर बैठ जाती है और अपनी और मिस शेन की उस मुख्तसर से मुलाकात को फिर से याद कर रही होती है। दूसरी तरफ गाओजुन जेन के हाई स्कूल वाले टाइम की पिक्चर को देख रहा होता है। अगली सुबह जेन जब अपने घर से निकल रही होती है तो इसको गाओजुन की कॉल आती है, जो इससे इसके आईडी कार्ड की पिक्चर मांग रहा होता है। जेन कहती कि ये किस लिए? गाओजुन कहता है कि मैं तुम्हारी डिफेंस स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारे आईडी कार्ड की जरूरत है। जेन कहने लगती कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। गाओजुन कहता है कि वो बात तो अब माजी का हिस्सा बन चुकी है, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है जो मैं इन मीनिंगलेस बातों को सोच कर जाया करूँ। जेन गाओजुन को अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड कर देती है। गाओजुन अब जेन की भेजे हुई आईडी कार्ड की पिक्चर को लोन डॉक्यूमेंट पर जो आईडी कार्ड की फोटोकॉपी अटैच होती है उसके साथ मैच करके देख रहा होता है। गाओजुन को मालूम होता है कि इन दोनों आईडी कार्ड्स की वैलिडेशन डेट डिफरेंट है। जेन ने जो इसको आईडी कार्ड की पिक्चर भेजी होती है उस पर वैलिडेशन डेट 2017 से लेकर 2037 तक होती है, जबकि इस लोन डॉक्यूमेंट पर वैलिडेशन डेट 2014 से लेकर 2034 तक होती है। ये देखकर गाओजुन जियो को कॉल करता है और इसको कहता है कि क्या तुम मुझे ये चेक करके बताओगे कि यूनिंग ने लोन लेने के लिए किस आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जेन के पास 2 आईडी कार्ड्स हैं। और जैसे ही कॉल बंद होती है तो गाओजुन हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ जेन अपने इन लॉस के घर पर आई होती है और ये इनसे यही कह रही होती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था कि यूनिंग ने कोई लोन लिया है, और कहने लगती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इन पैसों को वापस कर देती, क्योंकि ऐसा करना कोर्ट जाने से बेहतर है। यूनिंग की आंट कहने लगती है कि इस केस के कारण यूनिंग का ही नाम बदनाम हो रहा है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सिर्फ पैसों की वजह से ये सब नहीं होने दोगी। जेन को बहुत बुरा लगता है कि ये लोग इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे। इतने में ही जेन को गाओजुन की कॉल आ जाती है, जिसको कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम होटल आ जाओ। जेन ये कॉल सुनने के बाद अपने इन लॉस को गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेन होटल के कैफे में आ जाती है, जहाँ पर गाओजुन पहले से ही मौजूद होता है। जेन गाओजुन से पूछती है कि तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? गाओजुन से पूछता है कि क्या तुमने 2 आईडी कार्ड्स बनवाए हैं? तो जेन कहती कि नहीं, लेकिन मेरा एक आईडी कार्ड गुम गया था, इसलिए उस आईडी कार्ड की जगह मैंने नया आईडी कार्ड बनवा लिया। गाओजुन कहता है कि ये कितनी पुरानी बात है? तो जेन कहती कि 2 साल पुरानी बात है ये। जेन अपना आईडी कार्ड टेबल पर रखते हुए कहती है कि हाँ, मैंने 2017 में अपना न्यू आईडी कार्ड बनवाया था। अब गाओजुन जेन को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। अपने पुराने आईडी कार्ड की कॉपी देखकर जेन तो हैरान हो जाती है। ये देखकर तो जेन शॉक में ही आ जाती है और जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगती है। गाओजुन कहता है कि चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स पर यही आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा आईडी कार्ड गुम ही हुआ था, या फिर तुम्हारे हस्बैंड ने ही तुम्हारे आईडी कार्ड को कहीं गायब कर लिया? गाओजुन कहने लगता है कि इस सबूत को हम कोर्ट में तुम्हारे डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जेन तो अभी तक शॉक में ही होती है। गाओजुन इससे के डॉक्यूमेंट्स लेते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने हस्बैंड को ट्रस्ट करती हो? जेन तो ये सवाल सुनकर शर्मिंदा हो गई होती है और ये गाओजुन से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर जेन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस शेन अपने ऑफिस में होती हैं और इनको यूनिंग की कॉल आ रही होती है, जिसको देखकर ये थोड़ा सा हैरान हो रही होती हैं। मिस शेन जब कॉल उठाती हैं तो यूनिंग के नंबर से जेन ने कॉल की होती है। जेन की आवाज सुनकर ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं। जेन पूछती है कि क्या हम मिल सकते हैं? मिस शेन इससे मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जेन कैफे आ चुकी होती है और मिस शेन भी इससे मिलने के लिए आ जाती हैं। मिस शेन जेन से कहती है कि तुम यूँ अचानक मुझसे मिल रही हो, क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत है? जेन मिस शेन से पूछती है कि आप कितने सालों से यूनिंग से मिल रही हैं? मिस शेन कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बहुत ही वियर्ड सवाल पूछ रही हो? जेन कहती है कि आप जानती हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। मिस शेन इस बात का कोई भी
जवाब नहीं देती तो जेन अब मिस शेन को यही वॉच दिखाने लगती है। मिस शेन कहती है कि ये क्या है, तो जेन कहती है कि ये वो वॉच है जो यूनिंग ने तुम्हारे लिए ऑर्डर की थी। इस वॉच को देखते हुए मिस शेन कहने लगती है कि मुझे ये वॉच पसंद है, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यूनिंग ने इसको मेरे लिए ऑर्डर किया था। जेन कहती है कि इस वॉच को आप खुद ही गौर से देख लें। मिस शेन भी अब इस वॉच को गौर से देखने लगती है और इसके साथ ही जेन मिस शेन का बिजनेस कार्ड इनके सामने रख देती है। मिस शेन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे यूनिंग के बिहाफ पर ये वॉच गिफ्ट कर रही हो। जेन कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों कब से साथ हैं। मिस शेन कहती है कि मैं और वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। तो जेन कहती है कि फिर वो आपके लिए इतनी एक्सपेंसिव वॉच क्यों खरीदेगा। मिस शेन कहती है कि इस सवाल का जवाब मुझे कैसे मालूम होगा, और मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि मेरा यूनिंग के साथ जो भी रिलेशनशिप था वो सिर्फ काम के मुतल्लिक ही था, और अगर कुछ था भी तो वो कैजुअल फ्लर्टिंग थी जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत आम है। जेन पूछने लगती है कि आपका इस कैजुअल फ्लर्टिंग से क्या मतलब है। मिस शेन कहने लगती है कि तुम तो उसकी वाइफ थी, तुम्हें तो यूनिंग पर शक हो जाना चाहिए था, और यूनिंग का ऐसा बिहेवियर सिर्फ मेरे साथ नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कि जब भी वो रात देर से घर आता था तो क्या वो वाकई में ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रहा होता था। जेन को तो ये सब बातें सुनकर शौक लगता है। मिस शेन कहती है कि मेरी एक मीटिंग है इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर मिस शेन जाने लगते हैं, लेकिन फिर से जेन के पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी और यूनिंग की इतना टाइम दोस्ती रही है तो उसको कंसीडर करते हुए अगर तुम्हें फिर भी मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये कहकर मिस शेन यहाँ से चली जाती है। अब गाओ सुन जेन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जेन का नंबर बंद जा रहा होता है। अब जेन सुवेन के पास उसके होटल में आ जाती है। सुवेन उसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है और पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जेन सुवेन को आकर हक करती है और रोने लगती है। यहाँ पर लोग गुजर रहे होते हैं तो सुवेन इसको ऐसे ही अंदर ले आती है। सुवेन कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। जेन रोते हुए कहती है कि यूनिंग का अफेयर था। अब सुवेन को गाओजन की कॉल आती है जो उससे कह रहा होता है कि जेन ना तो अपने घर पर है और ना ही वो अपने फोन का जवाब दे रही है। सुवेन कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, वो मेरे साथ है। ये कहकर सुवेन कॉल बंद कर देती है। जेन रो रही होती है। सुवेन इसके पास जाकर बैठ जाती। जेन कहने लगती है कि मैं ये बात कभी नहीं सोच सकती थी कि यूनिंग मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा से मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। उसे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। उसने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की, और जब जॉब में मुझे मेरे कुलीग ने हरास करने की कोशिश की थी तो यूनिंग ने ही मुझे आकर बचाया था, और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हालात मुश्किल भी हो गए थे, लेकिन फिर भी यूनिंग ने मेरा हमेशा ही बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, मुझे कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हूँ ये बात सुनकर कि फ्लर्ट करना तो इनकी फील्ड में बहुत आम सी बात है। ये बात कहते हुए जेन फिर से बहुत ज्यादा रोने लगती है। सुवेन कहती है कि यूनिंग अब मर चुका है, अब तुम्हारा इस तरह से रोना मीनिंगलेस है। जेन कहती है कि ये कैसे मीनिंगलेस है, ये मेरी जिंदगी के 17 साल है, क्या मेरी जिंदगी के 17 साल कोई अहमियत नहीं रखते। अगली सुबह सुवेन गाओजन से बात कर रही होती। गाओजन कहने लगता है कि अगर मुझे मालूम होता कि जेन इस तरह से रिएक्ट करेगी तो मैं उसे ये बात ना बताता। सुवेन कहती है कि तुम इस चीज को ज्यादा टाइम के लिए जेन से नहीं छुपा सकते थे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जेन सिर्फ इसी बात से डिस्टर्ब है क्योंकि उसे ये बात मालूम हो गई है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। गाओजन कहता है कि फिर वो अब कैसी है, तो जेन कहती है कि उसे ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इतने में ही सुवेन की कोलीग आकर इसको कहती है कि मिस्टर शू आपसे मिलना चाहते हैं। सुवेन भी कॉल बंद करके अपनी कोलीग के साथ चली जाती है। आज जेन ऐसे ही मार्केट में घूम रही होती है और जेन का पीछा वही रिपोर्टर वो कर रही होती है, और वो ने जेन पर नजर गाओजन के कहने पर ही रखी होती है। गाओजन से बात कर रही होती। गाओजन इसे कहता है कि तुम उस पर सही से नजर रखो और इस बात का ध्यान रखना कि उसके साथ कुछ भी ना हो। वो कहती है कि तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। इसके बाद जेन जब वापस घर आती है तो गाओजन पहले से ही जेन का इसके घर के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। जेन गाओजन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो गाओजन इसे कहता है कि तुम अपना फोन नहीं उठा रही थी तो मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा परेशान हो गया था। जेन कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डोर खोल कर गाओजन को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद गाओजन जेन को कहता है कि मैंने तुम्हारी डिफेंस स्टेटमेंट तैयार कर दी है, तुम इसको एक दफा देख लो। जेन स्टेटमेंट को देखकर इसको थैंक्स बोलती है। गाओजन कल के बारे में बात करने लगा होता है, लेकिन जेन इसकी बात काट कर कहती है कि मैं अभी कुछ देर तक आती हूँ। ये अपने रूम में आकर एनवलप में जो पैसे पड़े होते हैं उस एनवलप को लेकर गाओजन के पास आ जाती है। जेन ये एनवलप गाओजन के सामने रख देती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन मैं ये पेमेंट तुम्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे। गाओजन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तो जेन कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने होम टाउन वापस जा रही हूँ। गाओजन कहता है कि अगर तुम अभी चली जाओगी तो फिर मुकदमे का क्या होगा। जेन कहती है कि मैं मुकदमे को किस्मत पर छोड़ रही हूँ। गाओजन कहते हैं कि इसका तो ये मतलब है कि तुम हार को एक्सेप्ट कर रही हो। गाओजन इसे कहते हैं कि तुम मुझे सच बताओ
बताओ क्या तुम भी इस लोन को लेने में यूनिंग के साथ थी? जेन कहती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? गाओजन कहता है कि मैं तो ये सिर्फ तुम्हारा फैसला सुनने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि जब तुम इस मुकदमे को हार जाओगी तो फिर तुम कहीं पर भी नहीं जा सकोगी। तुम कभी भी फ्लाइट लेकर कहीं नहीं जा पाओगी, ना ही तुम किसी 5 स्टार होटल में ठहर सकोगी, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे भी किसी एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएंगे। जेन कहती है कि मैं पैसों को नहीं छुपा रही हूँ। गाओजन कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि 40 मिलियन यॉन कितने होते हैं। तुम्हारे पास जो घर गाड़ी है उन दोनों को मिलाकर सिर्फ 4 मिलियन बनते हैं। बाकी का कर्जा तुम्हारे सर पर ही रहेगा। इतने सारे कर्जे के बाद तुम्हें कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी और तुम्हें कानून के मुताबिक इस कर्जे को अदा करना ही होगा। जेन कहती है कि तुम बस कर दो। गाओजन कहता है कि क्या तुमने अपनी जिंदगी को इतने सारे कर्ज के साथ इमेजिन करके भी देखा है? ये तुम्हारी जिंदगी की रियलिटी है। जेन कहती है कि मैं अपनी सारी जिंदगी काम करके ये कर्जा चुका दूंगी। गाओजन कहता है कि यूनिंग ने तुम्हारे लिए वापस भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब गाओजन जब वापस जा रहा होता है तो इसे वो की कॉल आती है जिससे पूछती है कि क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा। तो गाओजन कहते हैं कि नहीं। येन अपनी शॉप पर होता है, इसको एक कॉल आती है। येन को ये कॉल एजेंट की तरफ से आई होती है जो इसको किसी अपार्टमेंट का बताता है जिसकी प्राइस बहुत ही कम होती है। येन इस अपार्टमेंट को देखने के लिए चला जाता है। एजेंट्स येन को कह रहे होते हैं कि ये अपार्टमेंट आपके लिए बहुत सूटेबल है। दूसरी तरफ जेन अपने होम टाउन आ जाती है। अब जेन अपनी ग्रैंड मदर के घर पर आ जाती है। अब वही वाले 2 आदमी पीछा करते हुए जेन का यहाँ पर भी आ जाते हैं। ये ड्राइवर किससे बात करते हुए कह रहा होता है कि हम आज जेन के अपार्टमेंट को आराम से चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कॉल पर होते हुए कहते हैं कि किसी के अपार्टमेंट को इस तरह से चेक करना इलीगल है। अभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने जेन की कार को तो ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे घर हैं, हम जेन को कहाँ पर ढूंढेंगे? जेन अपनी ग्रैंड मदर का जब घर साफ कर रही होती है तो उसको यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। जेन इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर कुछ एनवलप्स पड़े होते हैं और इन एनवलप्स में पैसे होते हैं जो इसकी ग्रैंड मदर ने इसके स्कूल के टाइम पर इसको देने के लिए जमा किए होते हैं। ये देखकर जेन इमोशनल हो जाती है। साथ ही जेन को गाओजन की कॉल आती है जिसको कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो स्कूल आ जाओ। इसके बाद जेन गाओजन से मिलने के लिए स्कूल आ जाती है और इससे पूछती है कि तुम अचानक से स्कूल में क्या कर रहे हो? तो गाओजन कहता है कि मेरी क्लास टीचर बीमार थे तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था। सुमे ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर हो तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लिया जाए। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जो इनके हाई स्कूल के टाइम का होता है। ये दोनों इसको बहुत गौर से देख रहे होते हैं और जेन को सुविन की बात याद आती है कि नोटिस बोर्ड पर जो 5000 वर्ड्स का लव लेटर पेस्ट किया गया था वो गाओजन ने लिखा था। गाओजन भी अब इसी लव लेटर की बात करने लगता है तो जेन कहती कि मुझे इसके बारे में याद नहीं है। अब गाओजन जेन जैसी अपने हाई स्कूल के टाइम में लगा करती थी उसकी सारी डिस्क्रिप्शन इसको बताने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी तो तुम उस लेटर को फेंक भी सकती थी, यहाँ पर पेस्ट करने की क्या जरूरत थी? जेन कहती है कि तुम्हारा लेटर मैंने पेस्ट नहीं किया था। गाओजन इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और यहाँ से चला जाता है। फिर जब के दोनों बाहर आ जाते हैं तो जेन गाओजन से कहती है कि मुझे वो लव लेटर कभी भी नहीं मिला था और ना ही मैंने उस लेटर को पेस्ट किया था। गाओजन कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जब इंसान यंग होता है तो वो इस तरह की सिली हरकतें कर लेता है। जेन कहती है कि मैं उस काम को क्यों एडमिट करूँ जो मैंने किया ही नहीं है। गाओजन कहता है कि तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ। यहाँ पर एक बहुत स्पीड में बाइक आ रही होती है। गाओजन जेन को इस बाइक से बचाने के लिए अपने पास कर लेता है और ऐसा करते हुए इनकी पिक्चर्स भी खींची जाती हैं। गाओजन इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो जेन कहती है कि हाँ और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब शेंग्यू को जेन और गाओजन की किसी अननोन नंबर से पिक्चर आती है जिसके साथ ये मैसेज होता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ किसी को डेट कर रही है। शेंग्यू की मॉम अपनी आंट की टेक केयर करने अपने होम टाउन जा रही होती है तो शेंग्यू पिक्चर देखने के बाद अपनी मॉम से कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। शेंग्यू की मॉम भी इसके लिए मान जाती है। अब शेंग्यू एक जगह पर आता है और ये अपनी मॉम से कहते हैं कि मैंने अपार्टमेंट देख लिया और ये आपके और डैड के लिए बहुत सूटेबल है। मॉम पूछती है कि ये अपार्टमेंट इतना सस्ता क्यों है? तो येन कहने लगता है कि ऑनर अब्रॉड जा रहा है इसलिए वो अपने घर को जल्द से जल्द बेचना चाहता है। मॉम भी इसको डाउन पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है। येन अपनी मॉम से कहता है कि अभी इस बारे में आप शेंग्यू को मत बताइएगा। अब येन घर आ जाता है। येन शेंग्यू को रूम में लेकर आता है। येन शेंग्यू से कहता है कि मैं तुमसे अपार्टमेंट खरीदने के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन शेंग्यू येन से कहती है कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कोई भी अपार्टमेंट नहीं खरीदना चाहती। अब गाओजन और जेन जब स्कूल से बाहर आते हैं तो गाओजन कहने लगता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने आज स्कूल मेरे साथ विजिट किया है। जेन कहती है कि मैं एक बार फिर तुमसे ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि वो लेटर नोटिस बोर्ड पे मैंने नहीं लगाया था। ये बात सुनकर गाओजन मुस्कुराता है तो जेन इसकी मुस्कुराहट को देखकर कहने लगती है कि अगर मैं किसी इंसान को पसंद करती हूँ या ना करती हूँ फिर भी मैं किसी का इतने दिल से लिखा हुआ लेटर नोटिस बोर्ड पर लगाकर उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकती। गाओजन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और कहने लगता है कि मैं बीलिंग वापस जा रहा हूँ। जेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो गाओजन कहता है कि ट्रेन के जरिए। जेन कहती कि ठीक है फिर मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। गाओजन कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर टैक्सी आ रही है और गाओजन इस टैक्सी में यहाँ
यहाँ से चला जाता है। अब ये जो दो आदमी होते हैं इन्होंने ट्रैकर लगाया होता है। ये अपने पार्टनर से कहने लगता है कि मूवमेंट हो रही है। वापस जाते हुए गाओजन वू से बात कर रहा होता है, जो उससे कहती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। गाओजन कहने लगता है कि मैं लव लेटर वाली बात से जेन को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। गाओजन वो से पूछता है कि क्या तुमने पिक्चर ले ली है, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने ये पिक्चर यूनिंग की कजन को सेंड भी कर दी है। वो इसे पूछती है कि क्या हम अपने प्लान को फॉलो करेंगे। गाओजन कहते हैं कि हाँ, हमें किसी भी चांस को मिस नहीं करना। वो इसको कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही क्रूअल हो रहे हो। ये सुनकर गाओजन कॉल बंद कर देता है। ये दोनों आदमी अभी तक जेन के घर के बाहर इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जेन जैसे ही अपने घर पर आती है तो ये पीछे मुड़कर इस कार को देखती है, तो ये दोनों अपनी सीट्स को पीछे कर लेते हैं ताकि जेन को ये दोनों दिखाई ना दे। जब जेन चली जाती है तो ये बूढ़ा आदमी कार से उतर के जेन का पीछा करने लगता है। जेन को भी शक हो रहा होता है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही जेन पीछे मुड़कर देखती है तो ये आदमी साइड पर हो जाता है। अब जैसे ही जेन यहाँ से जाती है तो ये आदमी फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। जेन अपने घर के अंदर आकर छुप गई होती है। इतने में ही जेन को गाओजन की कॉल आ जाती है, जिसको बता रहा होता है कि मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ, क्या तुम घर पहुंच गई हो। तो जेन कहती है कि हाँ, मैं अभी पहुंची हूँ। गाओजन कहता है कि तुम इतनी आहिस्ता से बात क्यों कर रही हो। तो जेन कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। गाओजन ये सुनकर हैरान होता है, तो जेन कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैंने उससे अपना पीछा छुड़वा लिया है। इसके बाद रात में गाओजन जेन के घर के बाहर आ जाता है। जेन अंदर बैठ के डिनर कर रही होती है। गाओजन इसको कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। जेन ये सुनकर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। जेन गाओजन को अंदर आने के लिए कहती है। गाओजन जब घर के अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम डर रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल की। जेन कहती कि मुझे तो डर नहीं लग रहा। गाओजन कहता है कि फिर तुमने लाइट क्यों ऑन नहीं की हुई थी। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर ठहरी हूँ। गाओजन कहता है कि तुम हाई स्कूल के टाइम पर यहीं पर आ करती थी, और इससे पूछता है कि तुम्हें कौन फॉलो कर रहा था। जेन कहती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस बारे में, हो सकता है कि लोन वालों ने किसी को मेरा पीछा करने के लिए भेजा हो। गाओजन जेन के घर को देख रहा होता है, तो जेन से पूछती है कि क्या तुम बेलिंग जा रहे हो। तो गाओजन कहता है कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेन मिस कर दी है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। जेन कहती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर होटल बुक कर देती हूँ। तो गाओजन कहता है कि सिचुएशन को देखते हुए मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगा। जेन कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो गाओजन कहता है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाऊँ या हम दोनों ही कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ये जगह काफी छोटी है, इसलिए हमारा आमना सामना किसी जान पहचान वाले इंसान से जरूर हो जाएगा। जेन ये सुनकर इसको यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देती है। अब ये दोनों बाहर इंतजार कर करके थक गए होते हैं, तो ये बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि इतनी रात हो गई है, जेन तो घर से बाहर नहीं आएगी, इसलिए हम लोग रात गुजारने के लिए कहीं और चले जाते हैं, सुबह यहाँ पर आ जाएंगे। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब गाओजन और जेन दोनों अलग अलग रूम्स में होते हैं। गाओजन इससे पूछने लगता है कि वो लेटर तुम्हारे अलावा और किसको मिल सकता है। तो जेन कहती है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। गाओजन इससे पूछता है कि क्या तुम उस टाइम पर यूनिंग के साथ रिलेशनशिप में थी। जेन इस बात का कोई जवाब नहीं देती, तो गाओजन इसको गुड नाइट कह देता है। अगली सुबह जब जेन की आंख खुलती है तो गाओजन पहले ही घर से जा चुका होता है। गाओजन को पिक करने के लिए वो आई होती है और ये गाओजन को यहाँ से लेकर चली जाती है। अब जेन जब घर से बाहर जाने वाली होती है तो ये अपने आप को जब शीशे में देखती है, इसको याद आने लगता है कि यूनिंग ने जेन को लिपस्टिक गिफ्ट की थी, जो यूनिंग को काफी पसंद थी। अब जेन अपने बैग से उसे लिपस्टिक को निकाल कर लगा लेती है और फिर जेन घर से बाहर आ जाती है। अब ये दोनों जब जेन को बाहर निकलता हुआ देखते हैं तो कहने लगते हैं कि हम आज इसके अपार्टमेंट की तलाशी जरूर लेंगे। अब जियो शाओची से कहता है कि तुम जेन पर सही से नजर रखना कि कहीं वो मुझे अपने अपार्टमेंट में ना देख ले। तो शाओची कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो। ये सुनकर जियो यहाँ से चला जाता है। अब जियो जेन के घर में आ जाता है और शाओची देखता है कि जेन एक जगह पर रुक गई है। एक्चुअल में जेन की कार की किसी और कार से टक्कर हो गई होती है। जेन जब बाहर निकल कर देखती है तो ये आदमी इससे माफी मांगता है और इसको जो भी नुकसान हुआ होता है उसके पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। पैसे लेने के बाद जेन यहाँ से चली जाती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।